Hello everybody and welcome to eTakshila classes. My name is Vasundhara and today we are going to discuss 100 idioms you must know. तो थोड़ी सी वीडियो जो है वो लंबी होने वाली है और यहाँ हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ idioms जो आपको पता होने चाहिए, चाहे आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी और एग्जाम के लिए आप अपेयर हो रहे हो, तो ये idioms आप याद रख लो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाए। ठीक है, सबसे पहले इडियम की बात करते हैं, फेदर योर ओन नेस्ट। देखो, किसी भी इडियम का आंसर ढूंढने के लिए कभी भी उसका लिटरल मीनिंग यानी जैसा दिया है वैसा मत एक्सपेक्ट करें कि आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेटाफोरिकली आपको सोचना पड़ेगा। अभी फेदर योर ओन नेस्ट मतलब क्या कि जैसे बर्ड होती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपना नेस्ट सजाने के लिए, उसको बनाने के लिए सारा कुछ करती है, ट्विग्स इकट्ठे करती है, लीव्स इकट्ठे करती है, कुछ करती है, राइट। तो अपना नेस्ट यानी अपना घर भरना मीन्स फुलफिलिंग योर ओन इंटरेस्ट, कि अपनी जो है इच्छाओं को, जरूरतों को पहले प्रायोरिटी देना, पहले उसको खत्म करना, फिर बाकी चीजों को देखना। दैट इज फेदरिंग योर ओन नेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, राइट। सिटिंग ऑन द फेंस, ये सेटिंग ऑन द फेंस नहीं है, ये सिटिंग ऑन द फेंस है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ मैं। मान लो एक फेंस समझते हो ना आप, ऐसे बाउंड्री, भेड़ बकरियों को अंदर आने से मना कर रोकती है वो। एक ऑर्चर्ड है एप्पल्स का, एक ऑर्चर्ड है ऑरेंजेस का। आप यहाँ बैठे हुए हो ऊपर इसके, आपको दोनों पसंद है, ऑरेंजेस भी आप एप्पल्स भी। अब आप कंफ्यूज हो कि मैं यहाँ जाऊं या मैं यहाँ जाऊं, क्योंकि आपको दोनों इतने ज्यादा, तो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, राइट। सो यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस ऑल्सो मीन्स बीइंग डिप्लोमैटिक। जब आप किसी का साइड लेना ना पसंद करें, आप बोलो कि भाई मैं यही ठीक हूँ सेंटर में, I I can't decide whether I should be with apples or oranges. So that means sitting on the fence, right? Next देखिए at sea। अब इसको कैसे याद रखें? मान लो मैं आपको एक समंदर में छोड़ दूं जाके, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं पता अब क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, तो you will be confused, right? So at sea means confused। confused के कुछ synonyms लिखिए, baffled, perplexed, flummoxed, right? Then you have puzzled, then you have bewildered। ठीक है, गिफ्ट ऑफ गैप देखिए बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों को पता है। गिफ्ट ऑफ गैप बोलते हैं जब आपके पास एक अच्छा आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली, जब आप मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बोलने का आपके अंदर पोटेंशियल हो या कैलिबर। आर्ट ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली, ओरेशन का मतलब होता है बोलना। ऐसे इंसान को हम कहते हैं दैट ही इज ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ गैप, उसके पास जो है अच्छी बोलने की क्षमता है। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब अपनी हर नर्व को जो है आपने स्ट्रेन कर लिया, यूज कर करके एग्जॉस्ट कर लिया, ठीक है। इसका मतलब दैट यू हैव मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर समथिंग टू वर्क, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ऑल्सो। बाइट द बुलेट, देखिए बाइट द बुलेट की स्टोरी थोड़ी सी आपको बताती हूँ। ये उस टाइम की बात है, वॉर्स में, जब एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने की दवाइयां नहीं होती थी, और किसी की मान लो वॉर के टाइम टांग कट गई या उसको कोई दवाई मतलब उसको गोली लग गई, वो निकालनी है, तो एनेस्थीसिया नहीं था कि भाई उसको बेहोश करा, ऑपरेशन करा और सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता था। सो दे वर एक्चुअली, द सोल्जर्स वर एक्चुअली आस्क्ड टू बाइट द बुलेट, ताकि उनका जो पेन था वो उस चीज में वेंट आउट हो जाए। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? एक्सेप्टिंग समथिंग अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट, कोई ऐसी चीज जो आपको करनी पसंद ना हो, वो आपको करनी पड़ रही हो। Of course nobody likes to bite the bullet, right? अब बी इन सूप आ जाए, बी इन जैम आ जाए, बी इन हॉट वाटर आ जाए, इसका मतलब होता है किसी दिक्कत में होना। इफ आई से दैट आई वाज इन द सूप, आई वाज इन द soup when I looked at him, it means I was in trouble. He was in the jam, he was in trouble. He was in hot water, यानी he was in trouble. तो be in trouble किसी तकलीफ में होना या किसी दिक्कत में होना, ठीक है। अब व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट कुछ ऐसी चीज, अब जो एक सफेद हाथी होगा दिखने में कितना सुंदर होगा, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है कि एक सफेद हाथी बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीज है, बस देखने में सुंदर है, उसका कोई काम नहीं है।
ये स्टोरी आती है किंग ऑफ सियाम, सियाम जिसको हम प्रेजेंट डे थाईलैंड बोलते हैं, लैंड ऑफ एलिफेंट्स भी है। तो किंग ऑफ सियाम क्या करते थे, जो लोग उन्हें ना पसंद थे ना, उन्हें गिफ्ट में एक व्हाइट एलिफेंट दे देते थे। अब रिसीव करने वाला ये सोचता था कि वाह, राजा ने देखो मुझे सफेद हाथी दे दिया। लेकिन राजा का अंदर से मोटिव क्या था कि एक व्हाइट एलिफेंट जो है वो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा यूनिक लगता है, बट एक्चुअली इट वाज वेरी हाई मेंटेनेंस, वेरी हाई मेंटेनेंस। तो इसीलिए वो जानबूझ के ऐसे चीजें देता था जिससे जो है लोगों को लगे कि राजा बहुत अच्छा है, बट वो अपना बदला भी निकाल लेता था। तो व्हाइट एलिफेंट इज अ यूजलेस लग्जरी। ठीक है, इसको तो याद नहीं रखना आपने। इट्स अ यूजलेस लग्जरी, कोई चीज जो बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, जिसको हम ये भी बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन, या हम बोलते हैं बैक टू जीरो। इट मीन्स जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पहुंच जाना, बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। स्पिल द बीन्स, देखो मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो बोले कि लेट्स स्पिल सम बीन्स, इसका मतलब लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, गॉसिप मे बी, रिवील अ सीक्रेट। रिवील को और बोलते हैं डाइवल्ज। स्पिलिंग द बीन्स इज स्पिलिंग द गॉसिप। अ क्वेर फिश, देखो क्यू आपको पता होगा, अगर क्वीर मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, अजीब। यहीं से याद रखना, क्वीर मछली, अजीब मछली, अनेक अजीब आदमी, अ स्ट्रेंज पर्सन। ही वाज अ क्वेर फिश इन आवर ग्रुप, मतलब वो एक अजीब था पर्सन। ठीक है, ही कुड नॉट फिट। ईट लाइक अ बर्ड, ईट वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे खाना। जैसे हम छोटे हिंदी में भी सुनते हैं जब छोटे होते हैं कि भाई ये तो चिड़िया की तरह खाती है, मतलब धीरे खाती है या कम खाती है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। सो ईटिंग लाइक अ बर्ड इज ईटिंग स्लोली, वेरी सिंपल। बी इन द पिंक, देखिए पिंक कलर रिजेंबल समथिंग विच इज वेरी हैप्पी, हेल्दी, फुल ऑफ लाइफ। सो बी इन द पिंक एक्चुअली मीन्स बीइंग हेल्थी। ओके, कि जब आपकी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त है तो आप क्या बोलते हैं, बीइंग द पिंक। उसी तरीके से बीइंग द रेड, अब रेड होता है खतरे की, खतरे का कलर, कोई निशानी, मतलब ऐसे जो समथिंग विच टॉक्स अबाउट समथिंग डेंजरस। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि इज इन रेड, इसका मतलब कि वो जो है बहुत, वो ही इज गोइंग बैंकरप्ट, उसके ऊपर बहुत सारे कर्जे हैं। वन ओज अ लॉट ऑफ मनी टू द बैंक। मैं अब बैंक नहीं लिख रही ताकि, जो लिख देती हूँ, कल को अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया तो ये ना आपको पता ना। वन वाज अ लॉट ऑफ मनी टू द बैंक, जिस मतलब बहुत सारे पैसे जो है वो देने होते हैं, तो जो कर्जदार हो, उसको बोलते हैं बीइंग इन रेड। ठीक है, बीइंग इन पिंक इज हेल्दी एंड बीइंग इन रेड इज वेरी लाइक somebody who is insolvent। अगर आपको इस तरीके से कलर्स के ऊपर इडियम्स चाहिए ना, मतलब जैसे रेड के ऊपर, व्हाइट के ऊपर, पिंक के ऊपर, तो कलर्स के पूरे इडियम्स की मैं सीरीज ला सकती हूँ। आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में कलर्स लिख के बताइए एंड आई विल डू द जॉब। आइसिंग ऑन द केक, देखिए केक क्या होता है, पहली बात तो आप सबने केक खाया हुआ है, ठीक है, ऐसे एक केक होता है। जज माय ड्राइंग, बट दैट इज द बेस्ट आई कैन डू। अब ये केक है और आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ना ऐसे 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 क्रीम लगी हुई होती है ना, जिसके लिए आप बड़ा लड़ते भी हो, जिसको हम फ्रॉस्टिंग बोलते हैं। फ्रॉस्टिंग ये होता है, ये जो केक बनी हुई है ना, केक के ऊपर क्रीम बनी हुई है ना, इस हम फ्रॉस्टिंग। नॉट बैड यार, सच अ नाइस केक आई मेड। ठीक है, तो ये अब क्या है, अगर आपको केक खाने को मिल रहा है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन उसके ऊपर अगर आइसिंग भी खाने को मिल रही है तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। आइसिंग ऑन द केक इज एक्स्ट्रा एडवांटेज। आप कहीं शॉपिंग करने गए, आपको 20% ऑफ मिल गया, उन्होंने बोला अगर आप पहले कस्टमर हो तो आपको हम लोग 30% और ऑफ दे देंगे, तो आपके तो मजे हो गए ना। सो दिस 30, ये तो सही है ही, बट दिस 30% इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। इसी के जैसा एक होता है चेरी ऑन द केक, उसका मतलब भी यही होता है। चेरी समझते हो आप, फ्रूट। टॉकिंग 20 टू द डजन, देखिए 20 में 20 मतलब 20, और एक दर्जन में, डजन में होता है 12। अगर आप किसी 12
स्पीड को समझने वाले बंदे के आगे 20 की स्पीड में बात करोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इसका मतलब यू आर टॉकिंग वेरी 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 फास्ट एंड वेरी क्विकली। सो टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली इज द मीनिंग ऑफ टॉकिंग 20 टू द डजन। अच्छा, जैसे एक डजन में हमेशा 12 चीजें होती है, राइट? 12 चीजों का एक डजन होता है, तो 20 चीजों का क्या होता है? इसको बोलते हैं स्कोर। याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट, लाइक चौक एंड चीज। अब एक तरफ चौक है, एक तरफ चीज है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इन दोनों के कुछ कुछ वेरिएशंस व्हाइट कलर के होते हैं, उसके अलावा इसमें और क्या सिमिलैरिटी है इन दोनों में? नथिंग। सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, टू पीपल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड चौक एंड चीज। इसको हम पोल्स अपार्ट भी कहते हैं, राइट? सो दिस इज प्रीटी सिंपल। मडी द वाटर्स। अब मान लो साफ पानी है, आप जाके उसमें मिट्टी डाल दो। पानी का इतना सा एक बोल ले लो, ठीक है, उसमें मिट्टी डाल दो, पानी तो खराब हो जाएगा, राइट? पहले सब आपको क्लियर दिख रहा होगा, फिर आपको दिखेगा नहीं मिट्टी के अलावा कुछ। मडी द वाटर्स का मतलब है कि जब हम चीजों को बहुत ज्यादा उलझा देते हैं, टू मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम वाटर इज क्लियर। मडी है उसको गंदा करना, तो चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड कर दे। अ मैन ऑफ लेटर्स, ऐसा उस पोस्टमैन नहीं है ये कि उसके पास चिट्ठियां हैं, तो मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स यानी एबीसी वाली। तो अगर किसी को लेटर्स आते हैं, पुराने टाइम के इडियम्स है ये। मैन ऑफ लेटर्स यानी एन एजुकेटेड पर्सन, जो पढ़ा लिखा। एजुकेटेड को हम और क्या बोलते हैं? एर्यूडाइट, याद रख लीजिए। उसी तरह एर्यूडाइट का मीनिंग लिख लीजिए, एजुकेटेड। उसी तरह एक इंटेलिजेंट वुमन को हम बोलते हैं, या एजुकेटेड वुमन को हम बोलते हैं, वुमन को ब्लू स्टॉकिंग। स्टॉकिंग इज अ पीस ऑफ गारमेंट, इट्स लाइक सॉक्स which can be worn up to the waist। and ये पुराने टाइम में अभी पहनती है लेडीज, पुराने टाइम में ज्यादा पहनती थी अपनी इंडियन ड्रेसेस। तो ब्लू स्टॉकिंग माने एक ऐसी महिला जो पढ़ लिख सकती है, ठीक है, somebody who is educated। रेड लेटर डे, देखिए एक और इडियम से। अब रेड लेटर डे यहाँ पे खतरे वाला नहीं है। रेड लेटर डे का मतलब ये है कि ऐसा दिन जो बहुत ज्यादा खुशियां लेके आए किसी के लिए भी। जैसे हम बोलते हैं कि भाई 15 जनवरी, ओ सॉरी, 15 अगस्त, आई एम सो सॉरी, एंड 26 जनवरी आर द रेड लेटर डेज ऑफ आवर कंट्री। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, हमें इन्हें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? वंस ओवर, डू दिस वंस ओवर मतलब कि इसको जल्दी जल्दी से निपटा दो, इसको खत्म करो। वंस ओवर मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपन अ पैंडोरास बॉक्स। सबसे पहले जानते हैं पैंडोरा कौन थी। पैंडोरा वाज द फर्स्ट, ये ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू कम टू अर्थ, टू दिस प्लैनेट। तो जब वो आई थी तो भगवान ने उसे काम एक बॉक्स दे के भेजा और बोला इस बॉक्स को कभी मत खोलना, ठीक है? बट जब वो इस धरती पे आई तो उन्होंने क्या किया कि उस बॉक्स को ना खोल दिया बाय चांस, जस्ट टू सी कि इसमें क्या है। जब उन्होंने वो बॉक्स खोला तो वर्ल्ड में जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है ना, जितना भी ये सोशल इविल्स हैं, जैसे कि डिसऑनेस्टी, करप्शन, नॉट बीइंग रिलीजियस, ट्रेडिशन से दूर भागना, लाइज, ये सब चीजें जो है वर्ल्ड में फैल गई। तो ओपन अ पैंडोरास बॉक्स का मतलब उसका इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन उसने और दिक्कतों को इनवाइट कर लिया। तो गॉड ने उसको भेजा था कि भाई यू शुड नेवर ओपन दिस बॉक्स, बट बिकॉज ह्यूमंस आर सो इंक्विजिटिव बाय नेचर, शी ओपन दैट बॉक्स and then a lot of problems they started to like spread around। तो इसीलिए पैंडोरास बॉक्स यानी और ज्यादा मुसीबतों को न्योता देना। गेट अंडर समवन स्किन, जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि डोंट गेट अंडर माय स्किन, इसका मतलब कि मुझे अनॉय मत करो। अनॉय को हम बोलते हैं और इरिटेट, या हम बोलते हैं डोंट वेक्स मी, वेक्स, ठीक है? किसी को ज्यादा तकलीफ करना उसको बोलते हैं गेटिंग अंडर समवन स्किन। हंकी डोरी सिचुएशन। हंकी डोरी मतलब ऐसा एक सिचुएशन जिसमें मतलब सब एक बढ़िया चल रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है, कुछ आपके दिमाग से अलग नहीं हो रहा, और सब लोग जो है आपके अराउंड, सब एवरीबॉडी इज हैप्पी, डूइंग वेल एंड हेल्दी एंड एवरीथिंग इज नाइस। उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। अब यूटोपिया होता क्या है? यूटोपिया का मतलब होता है आइडियल, समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकल, कि आदर्श ऐसा होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है? यूटोपिया का एग्जैक्ट ऑपोजिट है डिस्टोपिया, ये लिख लेना, which is the reality।
तो यूटोपियन सिचुएशन यानी हंकी डोरी सिचुएशन, जब सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा हो और उससे अलग कुछ भी ना हो रहा। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब जैसे नजर फेर लेना, आपसे कोई बात कर रहा है, अपना उधर जाके नजर फेर लो, इसका मतलब आपने उस बंदे को इग्नोर कर दिया, उसकी पूरी बात को ही इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो नॉट पेइंग हीट। नेक्स्ट, टू बी इन द सेवेंथ हेवन, जैसे हम बोलते हैं ना कि सातवें आसमान पर है वो, तो राइट, इसको हम बोलते हैं ऑन क्लाउड नाइन, ये भी यही बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा खुश होना, ठीक है, आपके नंबर 50 में से 50 आ गए टेस्ट में, आपका सीडीएस का एग्जाम क्रैक हो गया, तो आप हो सेवेंथ हेवन पे, यानी अब आपको कोई नीचे नहीं उतार सकता, आप इतने ही ज्यादा खुश हो, बीइंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी, राइट। ब्लैक शीप किससे कहा जाता है? देखो अक्सर मान लो एक फैमिली में देखो, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक लॉयर है, एक गैंगस्टर है, तो वो उस फैमिली का ब्लैक शीप है, यानी वो ऐसा बंदा है जो फैमिली का नाम जो है वो खराब कर रहा है, राइट, इसको हम बोलते हैं ब्लैक शीप। तो डिसग्रेस टू द फैमिली, जो मतलब फैमिली के लिए कोई अच्छा ना करे, इनफैक्ट नाम खराब करे, इट्स अ बैड पर्सन, इज अ ब्लैक शीप। उसी तरह डार्क हॉर्स, बच्चे इन दो में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए हॉर्स को हम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हॉर्सेस को दौड़ाया जाता है, ठीक है, और पूरे उनके ऊपर जॉकीज वगैरह जो होते हैं, सारी बेट्स लगती हैं, तो हॉर्सेस को उस तरीके से याद रखना। डार्क हॉर्स यानी एक ऐसा घोड़ा जिसमें बहुत कम लोगों ने पैसे लगाए, बेटिंग में ऐसा ही होता है, और वो जीत गया। Usually people when they bet on the horses, they look at how good it is, how far it can run, and has he ever won anything or not. But not every horse is bet on, ठीक है, बहुत कम घोड़े होते हैं, इक्का दुक्का, जिन पे लोग बहुत पैसा लगाते हैं। तो डार्क हॉर्स अब मान लो एकदम से पूरी उम्मीदें थी किसी और से और जीत कोई और गया एंड में, तो वो होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइट टूथ एंड नेल, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत से किसी के साथ लड़ना, या फिर आप बोलो विद ग्रेट माइट, यहाँ पे माइट लिखा है, विद ग्रेट माइट, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ, लाइक ही फॉट द एनिमी विद द एनिमी टूथ एंड नेल, मतलब बहुत ज्यादा हिम्मत से। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कोई कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, ठीक है, मान लो आप किसी अपने दोस्त को बड़े टाइम बाद मिल रहे हो, आप मिलने गए हो, तो आप ऐसे सोचते हो यार हम क्या बात करें, है ना, तो एक बंदा होता है जो बीच में बोलता है कि आज मौसम बड़ा अच्छा है, फिर दूसरा बोलता है आजकल गर्मी कितनी हो रही है ना। तो ये जो छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन आप स्टार्ट करते हो ना, ताकि थोड़ी ऑकवर्डनेस कम हो जाए, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन टू ऑकवर्डनेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस, राइट। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चीक बाय जोल, चीक बाय जोल होता है जो बड़े साथ साथ रहते हैं हमेशा, ठीक है। चीक बाय जोल, जैसे जोल होती है आपके जो गाल होता है ना, चीक, उसके अंदर वाली स्किन, तो सी दे वेरी क्लोज टू ईच अदर। फ्रेंड्स को यूजुअली बोलते हैं दैट यू नो द टू फ्रेंड्स आर लाइक चीक बाय जोल टुगेदर, इट मींस दैट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। करी फेवर, बहुत इंपॉर्टेंट। करी फेवर देखिए किसको बोलते हैं? विन बाय फ्लैटरी, जो चीज आप मतलब चापलूसी कर करके अगर आप जीतते हो कोई चीज, अगर आपको कोई चीज मिलती है, इसका मतलब इट इज करी फेवर, राइट। देखो इडियम्स जो हम कर रहे हैं ना, इसमें 100, आपको एक बात समझनी है कि 60-40 का रेशो मैंने रखा है, कुछ इसमें पीवाईक्यूज है, कुछ बिल्कुल नए हैं, हमें प्रिपेयर्ड हर तरीके से रहना है, राइट। तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी इन इडियम्स को पढ़ने के बाद। अगर आपको लगता है कि आपको और ऐसे चाहिए, तो आप पार्ट 2 लिखना जरूर कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। इसके लिए टेलीग्राम भी मेरा आपको एक्सेस करना पड़ेगा, इंग्लिश विद वसुंधरा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वहां पे आपको इसका मैं पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, राइट, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो आपको यहीं से मिलेगी। डॉग्स लाइफ, देखिए डॉग्स लाइफ मिजरेबल लाइफ यानी कि बहुत दुखी जिंदगी क्यों मानी जाती है? बिकॉज अगर आप किसी डॉग को देखोगे ना, तो सबसे पहली बात तो दे हैव अ वेरी सैड डेथ, कि दे either die of some disease, एंड वैसे भी डॉग बीइंग अ कार्निवोर, मतलब वो मीट खाता है, फिर भी उसके बाद आप देखोगे कि ही कैन नॉट हंट, राइट, ऐसा नहीं कि इज अ हंटर तो कहीं से भी खा लेगा, सो इट्स वेरी मिजरेबल लाइफ, राइट। आई मीन अ डॉग डज हंट, बट वैसे बता रही हूँ, स्ट्रे डॉग्स आप देखेंगे कभी इंसान चल रहा हो उस पर हमला कर लेंगे या उसको
खाने लग जाएंगे, तो इट्स वेरी रेयर। तो इसीलिए डॉग्स लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ। एक आउट, एक आउट देखिए एक फ्रेजल वर्ब है, ना सिर्फ एक इडियम है, बट एक फ्रेजल वर्ब की तरह भी आपको इसको याद रखना है। इसका मतलब होता है फॉट विद डिफिकल्टी, यानी बड़ी मुश्किल से, जैसे आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल आई एक्ड आउट सम मनी फॉर माय चाइल्ड्स एजुकेशन। एक्ड आउट यानी कि पैसा बड़ी मुश्किल से कोई चीज जोड़ना या किसी को सहारा दे पाना। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? EKEOUT। आई वॉश, आई वॉश यानी दिखावा, प्रिटेंस। जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि यार ये जो सारा गेम प्लान था ना, या जो सारा ड्रामा था, दिस वाज जस्ट आई वॉश फॉर अस। मतलब हमें दिखाने के लिए ड्रामा था, हमें दिखाने के लिए दिखावा था। सो आई वॉश का मतलब होता है अ प्रिटेंस थिंग व्हिच इज जस्ट टू फूल यू, जो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के काम आए। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन मतलब जैसे बड़ा छोटे से टाइम के लिए सक्सेस। ठीक है, कि कोई बंदा मतलब जीता कुछ और उसके बाद खत्म। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस भी मतलब कुछ टाइम काम करते हैं, फिर दिखते ही नहीं, पता ही नहीं लगता कहाँ गए कहाँ नहीं। सो वेरी टेम्पररी सक्सेस, वेरी माइन्यूट शेल्फ लाइफ, दैट इज फ्लैश इन द पैन। फ्रेंच लीव बहुत बार आ चुका है, अक्सर आ चुका है एग्जाम में। फ्रेंच लीव कहते हैं जब आप छुट्टी ले लो बिना किसी से परमिशन लिए। ठीक है, ज्यादातर आपको परमिशन लेना पड़ता है कि भाई हाँ मेरा ऐसा सा कुछ रीजन है, कुछ है, लेकिन अगर आप बिना किसी से परमिशन लिए छुट्टी ले लो तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंच लीव। हम बात करते हैं हिट द हे की। हे क्या होता है? अगर आपने गाँव वाँव देखे हैं तो भूसे को बोलते हैं हे, है ना? तो पहले के टाइम में जैसे इतना सोने का कंफर्टेबल तो इतना होता नहीं था, तो हिटिंग द हे मतलब अब फार्म के सारे काम खत्म हो गए, अब सारे विलेज के मतलब अपने अपने घर के सब काम निपटा दिए। अब फाइनली आई एम हिटिंग द हे, अब मैं हिट पे हे पे सो रहा हूँ या सो रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू फॉल asleep. So that is hitting the hay. Very important, very important, right? Die in harness, harness किसको बोलते हैं? हार्नेस को ना रेन भी कहते हैं। रेन यानी कोई चीज जो आपको सपोर्ट करे। जैसे आप कभी बंजी जंपिंग वगैरह करो या कोई भी ऐसा एडवेंचर करो, तो एक रस्सी बांध के आपको सपोर्ट, इवन आपने देखा बिल्डिंग्स बनती हैं जब, तो जो लेबर होती है उसको हार्नेस वगैरह पूरा पहना के फिर उसके बाद चढ़ाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, डेथ हो जाए इसका मतलब कि वो अपनी सर्विस में, यानी कि व्हेन ही वाज वर्किंग एट दैट टाइम ओनली ही डाइड और ही पास्ड अवे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स डाई इन हार्नेस, इसका मतलब जस्ट द वर्ड यूज्ड सोल्जर्स इज मार्टियर, लेकिन इडियम ही है डाई इन हार्नेस। काम पे अपनी ड्यूटी पे ही जो है अगर खत्म हो जाए कोई, तो इट्स कॉल्ड डाइंग इन हार्नेस। येलो बेलीड, येलो कलर्स बहुत सारी इडियम्स है जो आपको मिलते हैं, जैसे येलो जर्नलिज्म, येलो बेली, येलो आईड, इस तरीके से। ठीक है, येलो बेलीड मतलब जो बहुत ज्यादा एक क्या हो, डरपोक। येलो बेली जैसा एक और होता है लिली लिवर्ड। ये पीवाई क्यों है? लिली लिवर मतलब जिसका लिवर यानी जिगरा जो है वो बिल्कुल लिली जैसा है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि दोज हु आर स्ट्रांग दे ऑफन हैव रेड लिवर्स, ओके, फुल ऑफ ब्लड। सो येलो बेलीड एंड लिली लिवर्ड आर बोथ फॉर कावर्ड्स। वेलवेट ग्लव, वेलवेट का क्या वो होता है? ग्लव तो आपको पता है हाथ में पहनते हैं। ठीक है, वेलवेट एक फैब्रिक होता है बड़ा सॉफ्ट। आई थिंक, आई थिंक इट्स उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, मखमल। हाँ, तो अगर किसका मखमली रुमाल, इसका मतलब पूरा, अगर ये मैं बताऊं आपको तो ये है वेलवेट, आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। आयरन हैंड या आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव, इसका मतलब कोई बाहर से दिखने में तो वेलवेट का ग्लव है, लेकिन अंदर लोहे का आते हैं। दिस बट लुक्स वेरी सॉफ्ट द आउटसाइड बट इज वेरी फर्म ऑन द इनसाइड, कुछ पता है? जैसे अगर कोई, मतलब मैं इसी का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, कोई सोचो आपको चकमा देने के लिए वेलवेट का ग्लव पहना हुआ है, मखमली ग्लव पहना हुआ है, अंदर हाथ है लोखंड का, तो आपको देखने में तो लगेगा बड़ा सॉफ्ट है, ये है वो है, बट अंदर अगर आपको आप ध्यान से देखोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी फर्म एंड वेरी रोबस्ट। टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लास, अब अगर आप देखो
एक बेसिक सेंस है इसमें। अगर आप अपने नॉर्मल चश्मे से कोई चीज देखते हो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो आप उनको जब देखोगे तो आपको वैसी दिखेगी। अगर कोई चीज ग्रीन है तो ग्रीन ही दिखेगी, और अगर ब्लू है तो ब्लू ही दिखेगी। लेकिन अब आप रंगीन चश्मे पहन लो, क्या होगा? तो होगा क्या कि आपको उस ग्लास के कलर के अकॉर्डिंग चीजें दिखेंगी। तो आपके सामने कुछ भी चीज होगी, अगर आपने ब्लू चश्मा पहना तो ब्लू ही ब्लू दिखेगा। तो टू लुक थिंग्स नॉट एज दे आर, टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, मतलब भी वही है कि हैविंग अ वेरी बायस्ड साइड, कि जैसी चीजें हैं वैसे आप देखना ही नहीं चाह रहे, वैसे आप देख ही नहीं रहे, राइट? तो क्रो ओवर, तो क्रो ओवर का मतलब होता है किसी पर जीत हासिल करना। ये लर्न कर लेना, किसी पर जीत हासिल करना। शेक अ लेग, देखिए एक है शेक अ लेग और एक है ब्रेक अ लेग, जो शायद आगे आएगा भी। शेक अ लेग मतलब थोड़ा जल्दी 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 काम करो, टू हरी अप, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे याद रखें कि जब हम डांस करते, शेकिंग अ लेग डांस भी होता है जैसे हम बोलते हैं ना, तो यू मूव योर फीट वेरी क्विकली, इसी क्विक से आपको याद रखना है, ठीक है? सॉल्ट ऑन द अर्थ या सॉल्ट ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं इसको, सॉल्ट ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। फंडामेंटल गुड, फंडामेंटली गुड पीपल, मतलब जो बेसिक कॉमन लोग, अच्छे लोग हैं धरती के, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। दे आर द बेस्ट पीपल, राइट? दे आर द पीपल हु आर ग्राउंडेड। जो इस धरती का असली नमक यानी कि असली लोग हैं, वो कौन है? जो अच्छे लोग हैं, ठीक है? तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ इज फंडामेंटली गुड पीपल। नेक्स्ट, rake someone over the coals। अब rake someone over the, एक तो होता है haul over coals, ये भी होता है, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि rake का मतलब क्या होता है। rake मतलब होता है कि एक इट्स बेसिकली अ टूल, ठीक है, जिससे क्या होता है, आप गार्डनिंग वगैरह में काम आता है। आपने देखा होगा वो दिखने में कैसा है, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। इट्स अ लॉन्ग स्टिक, और ऐसे 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 यहाँ पे आयरन के वो लगे हुए होते हैं, ठीक है? सो रेक समवन ओवर द कोल्स का मतलब इज क्रिटिसाइज समवन वेरी बैडली, राइट? अब अगर आप क्लीनिंग के लिए काम आता है यूजुअली, तो रेकिंग समवन इज क्रिटिसाइज समवन वेरी बैडली। क्रिटिसाइज के कुछ आपको मैं बता दूं, सिनोनिम्स विल बी सेंसर, एडमोनिश, ठीक है, रेप्रिमांड, ये सब आप याद रखना, ठीक है? एक 100 रूल्स की बात भी करेंगे अभी 50th ईडीएम पे। नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड मतलब ऐसी जगह जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो वो कौन सी जगह होगी जो एकदम इतनी बढ़िया होगी, जो शायद एग्जिस्ट करे आपके ख्यालों में, बट रियलिटी में उसका लेना देना जो है वो कुछ भी नहीं है। नेवर नेवर लैंड इज आइडियल। द शुरू करते हैं मीट वंस वाटरलू। देखिए क्या होता है इसका मतलब, वाटरलू जो था ना, इफ यू हैव हर्ड ऑफ द किंग नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट वाज अ फ्रेंच रूलर एंड ही वाज अनडिफीटेड। मतलब उनका जो जो उनकी लड़ाई थी या कुछ भी, जो जैसी वो पर्सनालिटी थी, वाज वेरी फेमस एंड ही वाज अनडिफीटेड, नोबडी कुड डिफीट हिम। लेकिन जो बैटल ऑफ वाटरलू था, व्हिच वाज फॉट आई थिंक इन 1815, आई रिमेम्बर द डेट, इट वाज हिज लास्ट वॉर। उसके बाद ही कुडंट लाइक, एवरीथिंग वाज ओवर फॉर हिम, राइट? So meeting your Waterloo means that it's your end. Okay, you have met your end. बहुत जरूरी है ये, जरूर इसको आपने लर्न करके रखना है। A sitting duck, आपने डक्स देखी है लेक पॉन्ड या कहीं भी आपने कोई बतख देखी हो, और यूजुअली दे आर ऑलवेज वॉकिंग इन अ ग्रुप इन अ लाइन। लेकिन कभी आप देखना कोई डक ऐसे जैसे बैठी हुई है, इट्स टोटली अनअवेयर, राइट? कि इट्स नॉट वेरी केयरफुल। जैसे आपने वाइल्ड एनिमल्स कुछ देखे होंगे, वो बहुत केयरफुल रहते हैं, सतर्क रहते हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमला हो सकता है कहीं से भी। बट a duck is not like that. It's totally unaware of its enemy, of what is happening around him or her. uh, her usually drake is the him of duck, तो इसलिए a sitting duck is totally unaware. ओके, लेफ्ट इन द लर्च। अब देखिए लेफ्ट इन द लर्च कब कहा जाता है, जब आपका कोई करीबी आपको मुसीबत के समय में छोड़ के चला जाए, जैसे लेफ्ट यानी अबैंडन कर जाए आपको, ठीक है?
कि आई वाज इन नीड ऑफ हेल्प बट ही लेफ्ट मी इन द लर्च, इसका मतलब कि उसने जरूरत के टाइम पे जो है आपको छोड़ दिया। पास द बक, पास द बक का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना, किसी और को डेलीगेट कर देना। ठीक है, मान लो आपको कोई काम मिला है, पढ़ाई का, आपके ऑफिस का, कहीं भी, लेकिन उस बंदे ने उठा के काम किसको दे दिया, आपने उठाया काम किसको दिया, किसी और को, उसने उठा के किसी और को दे दिया, किसी और को। सो दिस इज पासिंग द बक, लाइक यू पास द बैटन, राइट। तो शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स या फिर डेलीगेट वर्क टू समवन एल्स, दैट इज पास द बक। अब जब हम बात करते हैं फॉर अ सॉन्ग की, इस मतलब बहुत सस्ते में, जैसे अगर मैं बोलूं आई बॉट दिस, आई बॉट दिस फॉर अ सॉन्ग, यानी फॉर वेरी चीप, मैंने ये बहुत सस्ते में खरीदा, इसका मतलब इफ आई बॉट दिस फॉर अ सॉन्ग, इसका मतलब मैंने ये बहुत सस्ते में खरीदी है चीज। ठीक है, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीस वंस पाम्स आपने हिंदी में भी सुना होगा, ये किसी की मुट्ठी गरम गरम करना, इसका मतलब होता है किसी को रिश्वत देना। ठीक है, टू ब्राइब समवन, ताकि आपका काम जो है वो इजी हो जाए। सो ग्रीजिंग वंस पाम्स, किसी की पाम्स ग्रीस करना, या अंडर द टेबल जिसको हम बोलते हैं पे करना, इसका मतलब किसी को रिश्वत ऑफर करना, किसी को रिश्वत देना। सो ब्राइबिंग समवन इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। अब आते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। देखिए, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जिसमें जब जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो उसके साथ अगर वो शरारत करे, बदतमीजी करे, बुरी बात करे, तो उसको आप रिवॉर्ड, उसको आप पनिशमेंट दो, सॉरी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टिक। लेकिन जब वो कोई अच्छा काम करे, तो आप उसको एक रिवॉर्ड दो, है ना, ताकि उसको एनकरेजमेंट मिले अच्छा काम करने की और पूरा काम करने से हट जाए, राइट। सो दैट इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी खुशी में कैरेट, अच्छे काम में कैरेट और बुरे काम में डंडा। That is your carrot and stick policy, and it is like rewards and punishments. Okay, rewards and punishments. So when we say the society must follow carrot and stick policy, it means that we should give them rewards when required, and we should also give them punishments when required. You know, in sociological terms, this is called sanction. Sanction के types होते हैं, reward और punishment. छोड़ो, it's not necessary. Kick the bucket or give up the ghost. ये दोनों idioms बहुत बार पूछे हुए हैं। उनका मतलब होता है to die. If you say that somebody has kicked the bucket or they have given up the ghost, it means that they are no more in this world. Okay, so you should remember this. ये आपने learn करना है जरूर. Kicking the bucket and giving up the ghost, both of them means to die. Beck and call. अब आप मान लो आप कोई दोस्त है आपके, ठीक है, जिनको आप कभी भी फोन कर लो, वो हमेशा हाजिर हो जाते हैं आपके लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। इसका मतलब क्या है, that they are 24/7 available for you. So if you say that my friends are always at my beck and call, it means that they are always available for you and they will be there whenever you ask them to be. Okay, so that is basically beck and call, right? Very important and very easy also. हार्ड नट टू क्रैक, अब ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसा नट जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे बड़ी इजीली, यानी वो बहुत मुश्किल है वो काम करना। तो हार्ड नट टू क्रैक को भी अगर हम मेटाफोरिकली देखें, तो यही है कि एक ऐसी मुश्किल जिसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, राइट। if I say that this question in maths is a hard nut to crack, it means that that particular question is not so easy to do, it's difficult to solve and you won't be able to finish it off. Clear? अब नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, हम चलते हैं टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर। टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू एस्केप स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी या भूख से बचना। स्टारवेशन की जगह पॉवर्टी भी हो सकता है। अब इसके ना ओरिजिन का हमें कुछ पता नहीं है, कहाँ से आया, क्यों आया, बट कुछ एक assumptions जो है उनको अगर हम सच माने, तो टू एस्केप स्टारवेशन या एस्केप एस्केप पॉवर्टी का मतलब ये है कि अगर मतलब आपने कुछ खाया नहीं है, तो जाहिर सी बात है थोड़े दिनों में आप कमजोर होके यू विल डाई, और आपकी जो ये भी जो आपकी डेड बॉडी बचेगी उसको खाने कौन आएगा बताओ, यही आएंगे जंगली जानवर। ठीक है, ये पुराने टाइम की बात है जिसमें लोग, जब लोग गाँव वाँव में रहते थे, ठीक है, तो उसको थोड़ा वैसे सोच के चलिए।
सो टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू एस्केप स्टारवेशन, पॉवर्टी। नहीं, जब आप बिल्कुल किसी चीज से मतलब आप गरीबी में ना फंसो, ताकि आप वुल्फ को यानी किसी भी फॉरेन लाइक एनिमल को अपने डोर से दूर रख सको। राइट। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग देखो यहाँ लिखा हुआ है इनएडिक्वेट कंसोलेशन। इसका मीनिंग होता क्या है, इस पूरे फ्रेज का मीनिंग क्या है? मतलब आप किसी पूरी मुसीबत में हो, यू आर वेरी अनकंफर्टेबल, ठीक है, अब आप चाहते हो कि देयर शुड बी समवन जो आपको कंफर्ट करे। अब आपका कोई फ्रेंड है या कोई फ्रेंड है आपकी जो आपको समझा रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन कंफर्टेबल करना आता नहीं है, वो बड़े बेमन से आपको कंफर्टेबल करते हैं, बेमन से आपसे बात करें तो आपको समझ आ जाएगा कि दिस इज जस्ट दिखावा एंड दे डोंट मीन इट। दैट इज कॉल्ड कोल्ड कंफर्ट, व्हेन somebody consoles you but inadequately, right? नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करते हैं डैम स्क्विब की। डैम स्क्विब का मतलब होता है एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। मान लो आपने किसी एग्जाम के लिए पूरी मेहनत करी, आपने मतलब सारे अपना जोश लगा दिया कि यू नो एवरीथिंग इज गुड, आई हैव परफॉर्म्ड एवरीथिंग, लेकिन आपको वो डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाया, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, या यू कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। सो दिस इज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मतलब आप निराश हो जाओगे बहुत ज्यादा, राइट? सो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डैम स्क्विब। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड so hard yet I failed. It's nothing but damn squib. मतलब इतना मेहनत किया फिर भी मैं फेल हो गई। So it's nothing but damn squid, like there is no result of all the labor that you have put in, right? तो डैम स्क्विड मतलब एक ऐसी चीज जो सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने देखा होगा ना, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि आप ऐसे पुराने जमाने में मत पहुंच जाना। कोई भी डॉक्यूमेंट आप देखोगे जो प्रिंटेड होता है या कैसे भी होता है, व्हाइट शीट ऑफ पेपर विद ब्लैक इंक। सो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है समथिंग इन रिटन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये डॉक्यूमेंट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट वो वाला समझ रहे हो। इट मीन्स दैट आई वांट इट इन रिटन। अब ऐसा क्यों, प्रिंटेड क्यों नहीं बोलते? प्रिंटेड भी होता है ब्लैक एंड व्हाइट, बट यूजुअली रिटन, इसलिए क्योंकि तब के जमाने में सफेद पेपर के ऊपर एकदम ब्लैक इंक से लिखा करते थे, इसलिए इट वाज कॉल्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, व्हिच इज टू बी written or typed, printed, whatever, right? So please remember this one. This is very important. In cahoots with, in cahoots with, देखिए cahoot का मतलब होता है फ्रेंड या पार्टनर, राइट? इसको हम cohoot भी कहते हैं। In cahoots with का मतलब in partnership with, and usually this is used in a very negative sense. इसका मतलब ये नहीं कि आप दोस्ती में हो या कुछ है, नहीं। पार्ट ये cahoots का मतलब हमेशा wrong होता है। For example, the two thieves are in cahoots with each other, like they're in partnership with each other. Mostly I'm saying it is used for negative sentence, नेगेटिव मीनिंग्स डिनोट करने के लिए ही हम इसको यूज करते हैं इन कहूट्स में, ठीक है? तो ये आप याद रखना। और कोहोट जो होता है उसका मतलब फ्रेंड होता है। एक ये वाला वर्ड भी आप याद रखना, आप ऐड कर सकते हो अपनी वोकैबुलरी की लिस्ट में। इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू हेल्प यू, राइट? हिमालयन ब्लंडर, अब आप देखिए ब्लंडर मतलब मिस्टेक, हिमालयन मतलब लाइक a big mountain, right? So if I say that you have committed a Himalayan blunder, it means कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, right? So if I say that I have committed a Himalayan blunder by saying this to her, it means कि मैंने बहुत ज्यादा ही बड़ी गलती कर दी। तो ये चीज जो है ये आपको याद रखिए, बड़ा सिंपल सा इडियम है, बड़ा इजी है याद रखना, तो इसमें गलती ना कीजिए। फायरिंग एंड ऑन ऑल सिलेंडर, जब आपके सामने सिलेंडर है आप सब पे गोली चला दोगे तो सब फट जाएंगे, राइट? फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स मतलब एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड, कि भाई उसको ना पेपर में अच्छे नंबर चाहिए थे, उसको जीतना था, सो ही हैज फायर्ड ऑन ऑल सिलेंडर्स, मतलब जो भी वो कर सकता था जीतने के लिए या नंबर लाने के लिए वो सब कुछ वो कर रहा है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, ठीक है? जैसे रमेश
is firing on all cylinders for this exam, and I am sure he will do it. डंकी वर्क, अब देखो गधा मजदूरी जिसको हम बोलते हैं कि उसको उसका मतलब है हार्ड वर्क जो आपको बहुत ज्यादा फिजिकली एग्जॉस्ट कर दे। जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव डन सो मच डंकी वर्क स्टिल नोबडी रिस्पेक्ट्स इट। इसका मतलब कि भाई मैंने इतना लेबर वर्क करा, इतना हार्ड वर्क करा, लेकिन कोई भी मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो डंकी वर्क का मतलब यही है, एक्सट्रीम एफर्ट, एक्सट्रीम हार्ड वर्क। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कैरी द कैन। कैरी द कैन वो बंदा करता है स्कूल टाइम में होता है, कॉलेज टाइम में ऐसे होता है कि कोई गलती हो जाती है, मान लो किसी एक बंदे से, या पूरी क्लास ने मिलके कोई प्रैंक करा, तो टीचर बोलता है भाई पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी, तो एक हीरो ऐसा होता है जो बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, सारा फॉल्ट मेरा है, आप मेरे को पनिशमेंट दे दो। राइट? इस उसी को कहते हैं कैरी द कैन। टेक ब्लेम फॉर समथिंग दैट यू डिडंट डू, ऐसी चीज के लिए ब्लेम लेना जो आपने करी ही नहीं है। राइट? लेकिन दूसरों को बचाने के लिए या किसी और को बचाने के लिए आप इल्जाम जो है वो अपने सिर ले लेते। तो बहुत आसान है ये कैरिंग द कैन। ब्रेक अ लेग, एक होता है शेक अ लेग, एक होता है ब्रेक अ लेग। शेक अ लेग यानी डांस करना, ब्रेकिंग अ लेग मतलब किसी को गुड लक विश करना। जैसे मान लो कोई पेपर देने जा रहा है, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आप पूछो भाई कहाँ चले, और वो बोले कि मैं एग्जाम के लिए, तो आप बोलोगे वेरी गुड, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब ये नहीं किसी की टांग तोड़ के आना, लड़ भिड़ के आना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकिंग अ लेग का मतलब क्या होता है कि भाई अच्छे से करके आना, एंड मेरी तरफ से आपको क्या है, ऑल द गुड विशेस एंड गुड लक। राइट? तो ये भी एक बड़ा आसान सा हमारे पास इडियम। नाउ बैड ब्लड, नाउ बैड ब्लड डजंट मीन टेलर स्विफ्ट न्यू सॉन्ग, वैसे वो भी मीनिंग हो सकता है अगर आपको वो याद है। किसी दो लोगों के बीच में बैड ब्लड होना, यानी उनके बीच में क्या होना, दुश्मनी होना। एनिमिटी वर्ड कहाँ से आता है? एनिमी से। जैसे हम बोलते हैं द टू ब्रदर्स, द टू फ्रेंड्स, दे हैव बैड ब्लड विद ईच अदर, या बैड ब्लड बिटवीन देम, इस मतलब कि उनकी आपस में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उनकी दुश्मनी है। राइट? इसलिए नहीं बनेगी ना। नेक्स्ट बात करेंगे अ शॉट इन द डार्क की। अ शॉट इन द डार्क क्या होता है? देखो जब आप ना एक वाइल्ड गेस लेते हो कि मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा नहीं हो सकता, है ना? जैसे जिसको बोलते हैं ना अंधेरे में तीर चलाना, हिंदी में बोलते हैं, कि आपको दिख नहीं रहा कुछ भी, आप बस एक अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा हो, यहाँ पे हिट करूंगा तो शायद एम हो जाए। राइट? सो अ शॉट इन द डार्क इज अ वाइल्ड गेस where when you are not sure but you just do things, right, randomly. Look blue और in the blues, देखो ब्लू वर्ड की जब हम बात करते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे होता है डल या डिप्रेस्ड, डल या लो स्पिरिट्स में हो कोई, नेगेटिव सेंस है यहाँ पे। जबकि ब्लू ब्लड, या अगर आप बात करो ब्लू स्टॉकिंग, तो यहाँ पे होता है ब्लू ब्लड, रॉयल्टी, एजुकेशन, यहाँ से इसका लेना देना होता है। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं ना यार मैं बहुत ब्लूज में हूँ, या जैसे इंस्टा में बड़ा फेमस है मंडे ब्लूज, है ना? मंडे ब्लूज यानी आफ्टर द वीकेंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू लाइक a very sad or like a very depressed phase, right? So looking blue, when you say this to someone that you are looking blue today or you are in the blues today, it means that you are sad or depressed. Okay? So looking blue or in the blues, ये वाला तो पेपर में आया हुआ भी है, इसका मतलब होता है looking sad. Act on the square. Act on the square मतलब honestly, he always acts on the square in his business, it means he is always honest. Okay? और square से related एक और होता है back to square one. इसका मतलब बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से शुरू करा था घूम फिर के वहीं वापस आ गए। हैंड एंड ग्लव, अभी हमने चीक बाय जोल करा था ना, वैसा ही एक होता है हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव का मतलब भी क्या होता है? जैसे हाथ और ग्लव कैसे होते हैं, आप ग्लव को हाथ में ही पहनते हो, सो हैंड एंड ग्लव आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट? सिमिलरली चीक बाय जोल,
Now, both of the idioms mean the same thing, which is very close. So, if two friends are very closely associated or related to one another, to each other, what we say is that they are they are like hands and gloves. कि मतलब वो ऐसा लगता है कि साथ साथ ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये दोनों, और हमने ग्लव का एक और भी किया था, कौन सा किया था हमने, आयरन हैंड इन अ वेलवेट ग्लव, वो भी हमने करा था उसका, लेकिन मतलब जो है वो कुछ और होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये बड़ा ही सिंपल सा है और दोनों का मतलब सेम है। मेटाफोरिकली अगर सोचोगे ना, अपने आप इडियम्स आपको याद होने लग जाएंगे, राइट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, क्राई इन वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस होता है जंगल, अकेले में, ठीक है। क्राई इन वेन का मतलब क्या होता है, क्राई इन वेन मतलब क्या होता है कि बड़े उससे रोना, ठीक है, दुख होके या यूजलेस रोना, राइट। सो अ क्राई इन वाइल्डनेस मीन्स दिस, जैसे मान लो आप किसी के लिए जैसे बोलते हैं ना कि इट वाज ऑल इन वेन, मतलब उसका कोई फायदा नहीं हुआ, यूजलेस थी वो चीज। आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो, आप उसको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो, यू आर सेइंग द ट्रूथ बट नोबडी इज लिसनिंग टू इट, nobody wants to believe you, that is basically a cry in the wilderness, that आप तो सबका भला चाह रहे हो इसलिए आप चीजें बता रहे हो, लेकिन कोई जो है उसको मानना ही नहीं चाहता, वो उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, ठीक है, बिकॉज nobody is paying attention, okay। So when somebody is taking an unpopular opinion या कोई ऐसा व्यू पॉइंट कोई दे रहा है, तो अगर लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो मतलब कोई फायदा नहीं हुआ उस रोने का। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ क्या होता है, डायरेक्ट सोर्स से कोई बात सुनना और उसको फिर कंफर्म करना। जैसे आ, मान लो मेरे को किसी को कोई बात बतानी हो, मुझे बोलेगा नो नो यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं बोलूंगी, जैसे मान लो अगर मुझे बोलना है कि आज ना हमारी टीचर ऐसा सोच रही है कि वो हमारा टेस्ट ले, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगी कि मुझसे कोई बोलेगा कि नहीं नहीं यू आर लाइंग, यार आर यू मैड, आई हैव हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब मैंने साफ साफ अपने टीचर से ही ये बात सुनी है, इसका मतलब कि मैंने ये चीज डायरेक्ट जिसने कही है उससे ही सुनी है। इज दैट क्लियर? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, बहुत बार यूज किया गया ईडियम है, तो इसको अच्छे से याद करो। नेक्स्ट है गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट होती है एक तरीके की नॉट, नॉट समझते हो, गांठ जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसी टाइप की नॉट है जिसको सुलझाना खोलना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो जैसे हार्ड नट टू क्रैक था, वैसे ही गॉर्डियन नट भी क्या होता है, गॉर्डियन नॉट क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ऐसी प्रॉब्लम जिसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है, मान लो एक कोई चीज है, उसके ऊपर दो लोग लड़ रहे हैं, उनके लड़ने का जो रीजन है वो ये, उनके लड़ने का रीजन जो है वो ये है, तो ये उनका क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड यानी डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो इसे हम और क्या कहते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी सेम होता है, ठीक है। जैसे कोई पीस ऑफ लैंड है ना, एक एक स्टेट बोलता है नहीं ये हमारी है, एक स्टेट बोलता है नहीं ये हमारी है, तो ये जो लैंड है वो क्या है, ये पॉइंट ऑफ क्वारल है, भी इस चक्कर में बहस होती है। सो इट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू प्लेसेस, राइट, और इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन भी मतलब डिसएग्रीमेंट। देखो ब्लू ब्लड मैंने आपको बताया था, ब्लू यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या होता है, बड़ा ही पॉजिटिव, ब्लू ब्लड आप पॉजिटिव में देखते हैं, ब्लू ब्लड यानी जो रॉयल्टी या नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे आप अंबानी इसकी जब बात करते हैं तो दे आर ब्लू ब्लडेड, या जब आप यूके में व्हेन यू टॉक अबाउट द रॉयल फैमिली, ठीक है, प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी, ऑल दीज दे आर ब्लू ब्लडेड, इट मींस दैट दे आर ऑफ हाई क्लास aristocratic origin। Aristocrats are one who are those who are born in
wealthy families. क्लियर? तो ब्लू ब्लड का मीनिंग ये, अ स्मॉल फ्राई भी बोलते हैं इसको, मतलब कोई छोटी सी चीज जिसका मतलब कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैं बोलूं कि यार मेरी प्रॉब्लम के आगे तुम्हारी स्मॉल फ्राई, इट मींस इट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट, इट हैज नो वैल्यू, राइट? नेक्स्ट, halcyon days. Halcyon days क्या होता है? It means, wait, this is written wrong. Peaceful days या फिर days of happiness. Days of happiness, peaceful days, right? हाल्सियन का मीनिंग ये होता है शांत। तो अगर हम इस इडियम को, वैसे वर्ड इंपॉर्टेंट है बट इसका इडियम भी बड़ा आजकल आने लग गया है। सो हाल्सियन डेज इज पीसफुल डेज और डेज ऑफ हैप्पीनेस। फीट ऑफ क्ले, अगर मैं बोलूं कि यार उसका ना ये फीट ऑफ क्ले है, इट मीन उसकी ये वीकनेस है, हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और वीकनेस। ठीक है, कोई भी दिक्कत या कोई भी कमजोरी, दैट इज हैविंग अ वीकनेस, व्हिच मींस फीट ऑफ क्ले। फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट, अब मतलब जिसको बोलते हैं ना कि रंग में भंग पड़ जाना। सारे मिलके डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, अब एक आधा उसमें रोने लग जाए, दुखी हो जाए, तो ऐसा क्या होगा, सब ऑफ हो जाएगा, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं, एक और इडियम है जिसे हम बोलते हैं अपसेट द एप्पल कार्ट। कि मतलब आप सबने कहीं घूमने जाना है, सब लोग कहीं जाने मतलब बिल्कुल रेडी, और एक दोस्त आके आपका बोले कि भाई अब्बा नहीं मानेंगे, है ना, मैं तो नहीं जा पाऊंगा या मैं तो नहीं जा पाऊंगी। तो आप बोलोगे कि यार डोंट अपसेट द एप्पल कार्ट, इट मींस डोंट बी अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ठीक है, एक छोटी सी चीज जो मतलब किरकिरा करते, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं गुड इनिंग्स। गुड इनिंग्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कई बुजुर्गों के लिए कि यार ही हैज बीन थ्रू अ गुड इनिंग्स, इट मींस कि अच्छे समय के लिए उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो जी, ज्यादा भी नहीं जी, बीमारी में जिसको बोलते हैं वैसे नहीं काटी, अच्छे चलते फिरते चले गए, इट मींस ही प्लेड गुड इनिंग्स, राइट? इट मींस दैट ही लिव्ड फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, राइट? इन अ पोजीशन ऑफ इन क्वेर स्ट्रीट, ये छोड़ दो, इन क्वेर स्ट्रीट करते हैं हम। इन क्वेर स्ट्रीट का मतलब होता है इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम और डेट। देखिए क्वीर फिश जो होता है ना, उसका मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, क्योंकि आपको पता है क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज। लेकिन ये वाला इडियम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर हम बोल देंगे कि भाई मैं उससे आई आई मेट अरमान yesterday and he is in क्वेर स्ट्रीट, इसका मतलब कि he is in some financial problem, वो कुछ कुछ उसके ऊपर कर्जा वगैरह है, या वो मतलब किसी पैसों की दिक्कत में है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो याद रखना है। जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई जिसको बोलते हैं कि जिसको सब कुछ एक जैसा, मतलब जिसको टू बी प्रेजुडिस्ड बेसिकली, जो बहुत ज्यादा भेदभाव करे लोगों में कि नहीं नहीं ये ऐसा और वो वैसा, है ना? सो जॉन्डिस्ड आई मतलब टू बी प्रेजुडिस। प्रेजुडिस यानी क्या होता है, टू बी बायस्ड, एक की तरफ ज्यादा होना, एक की तरफ कम होना, मतलब इक्वल ना होना, कि वो ज्यादा फेवरेट है तो मैं उसको ज्यादा पूछूंगा या उसको ज्यादा पूछूंगी, और वो नहीं है तो उसको बिल्कुल नहीं पूछूंगी। इसको बोलते हैं हैविंग जॉन्डिस्ड आई, दैट ही इज जॉन्डिस्ड आई, राइट? जॉन्डिस समझते हो ना, पीलिया। लाइक हॉट केक्स, हम मान लो कोई चीज बड़ी फेमस है तो हम उसे बोलते हैं कि यार वो तो इतना फेम वो बुक इतनी फेमस है कि वो तो हाथों हाथ बिक गई, है ना? इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं, सो इट वाज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, इट सोल्ड लाइक हॉट केक्स, यानी इट वाज सोल्ड ऑफ वेरी क्विकली। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा इडियम है और बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। क्लियर है सब? आई गेस क्लियर है। लम्प इन वंस थ्रोट, कई बार ना ऐसा होता है जब हम रो रहे होते हैं ना और बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है हमारे गले में कुछ अटक रहा है, और हमारी आवाज भी ऐसे सुबक सुबक के आती है ना, व्हेन वी आर लाइक क्राइंग सॉबिंग। सो लम्प इन वंस थ्रोट का मतलब वही होता है जब आप बिल्कुल रोने वाले होते हो, जब आप बिल्कुल ब्रेक डाउन के वर्ज पे होते हो। सो लम्प इन वंस थ्रोट इज टू बी ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, right when you are about to cry. Clear? Very simple. Not to mince matters.
मिन्स का मतलब होता है मिक्स, मिन्स मीट मतलब बातों को ना छोटे 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 पीसेस में मत करो और सीधा सीधा बोलो, ठीक। जिससे हम एक और बोलते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी इधर उधर की बात मत बोलो और सीधी बात, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी फ्रैंक। मिन्स कहाँ से आता है? मिन्स मीट होता है बेसिकली। मिन्स मीट क्या होता है कि मीट इज कट इन वेरी स्मॉल 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 पीसेस। सो नॉट टू मिन्स मैटर्स मतलब कि बातों को ना उलझाओ मत और जो है वो साफ साफ बता दो, राइट। सो डोंट बीट अबाउट द बुश एंड बी अ लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओवर द मून कहते हैं ना कि भाई वो तो सातवें आसमान पर है, इज ओवर द मून, इट मींस ही इज वेरी एक्साइटेड। So since he is about to get married, he is over the moon. It means that he is very, very excited, very, very enthusiastic, right? तो आप यहाँ पे enthusiastic भी लिख सकते हो। बड़ा ही सिंपल। प्ले पॉसम, हम लोग कई बार बोलते हैं कि उसको ना पता सब है बट ही इज प्लेइंग पॉसम, मतलब जैसे वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, है ना। To play possum is to pretend to be ignorant. I don't know anything. I have never heard of it. Right? So that is like acting very smart and being very downright clever. Right? कि भाई मुझे कुछ नहीं पता बट पता सब है अंदर से। तभी लिखा है ना यहाँ पे pretend to be that. So play possum is pretending to be ignorant but actually you know everything. ठीक है? Rise like a phoenix. देखो फिनिक्स क्या होता है? एक बर्ड होता है, बड़ा फेमस बर्ड है। बर्ड क्या है कि वो एशेज में से यानी राख में से भी उठ जाता है, ठीक है। तो फिनिक्स किसको बोलते हैं? हम फिनिक्स ऐसे इंसान को बोलते हैं कि आप जितना भी नीचे धकेल दो ना वो फिर उठ के आ जाएगा। ही विल राइज लाइक अ फिनिक्स, मतलब कि वो he does not get affected due to all these lows of life. तो rise like a phoenix मतलब rise very low position, तो कितना ही कुछ हो जाए लाइफ में, he will come back strong. Okay, so this is a very nice message also. This is a very like very preachy, but at the same time this is an important idiom as well. ठीक है, तो इसको याद जरूर रखना। और फिनिक्स के बारे में आपको और क्या क्या पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिसको नहीं पता वो पढ़ के भी आना, राइट। तो ये हमारे हैं 91st इडियम। अगला हम चलते हैं शांग्रीला। जैसे अगर मैं बोलूं ही इज इन अ स्टेट ऑफ शांग्रीला, मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे कोई ड्राइव नहीं है, यानी जहाँ कुछ करने की मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। तो ड्राइव यानी मोटिवेशन, where you don't have any motivation to do something in your life, that's called being Shangri-La, okay, like being very chilled out because you don't have anything to like basically look up to, कि करना ही क्या है पता ही नहीं है, ठीक है। when you don't have that passion। श्रिंकिंग वायलेट, वायलेट आपको पता ही है क्या होता है? श्रिंकिंग वायलेट मतलब श्रिंक ही होता जा रहा है, शर्मीला आदमी, जिससे आप कितनी बात लो he'll keep on blushing and blushing or she'll keep on blushing and blushing, so that is shrinking violet। A shy person। spin a yarn, yarn होता है जैसे चरखा चलाना, ठीक है। कपड़ा जैसे बनाते पहले के टाइम में चरखा चलाना। अभी क्या है कि अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि यार डोंट स्पिन अ yarn, just tell it to me in short, it means don't narrate the whole long story, make it short, cut it short, be concise, okay। so tell a long story या फिर इसको भी बोल सकते हैं या फिर रहने ही दो, बस इतना ही लिखो। स्पिनिंग अ yarn का मतलब होता है लंबी चौड़ी कहानी बना बना के बताना, राइट। तो बड़ा इजी है। हम बेसिकली बोलते हैं जब कोई बहुत आप किससे बात कर रहे हो, कोई स्टोरी सुनाने में बिल्कुल ही ऐसे वो हो जाता है, गुम हो जाता है कि उसको याद ही नहीं रहता कि मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बता रही हूँ और कितनी लंबी कहानी चल चुकी है, राइट। तो उसको हम यूजुअली बोलते हैं कि भाई कम बैक और इतनी लंबी स्टोरी मत बताओ, बी कंसाइज, राइट। टॉक टर्की, देखो टॉक टर्की का मतलब होता है ईमानदारी से बात कर। जैसे हम कभी बोलते हैं कि यार बी अ लिटिल नाइस, बी टॉक टर्की, यानी क्या होता है कि ऑनेस्टी से बात करो, ठीक है। तो ये जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। टर्की से एक और मैं आपको इडियम बताती हूँ जिसे हम बोलते हैं कोल्ड टर्की।
कोल्ड टर्की का मतलब होता है स्टॉप यूजिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। मतलब जब आपने किसी भी प्रकार के एडिक्टिव चीजें जो आप यूज कर रहे थे, चाहे वो ड्रग्स है, अल्कोहल है, कुछ भी, नाउ यू बिकम क्लीन। अब आप नहीं कर रहे। टॉप टर्किया ने ईमानदारी से बात करना, कोल्ड टर्किया ने पूरा ईमानदारी से ड्रग्स फ्री हो जाना, ठीक है। सो हम बोलते हैं कि जैसे जब से वो रिहैब से आया है, ही हैज गॉन कोल्ड टर्की, यानी अब वो कुछ भी यूज नहीं करता या करती। क्लियर है। 5 और इडियम्स रह गए हैं, bear with me, with bated breath। बेट मतलब रोक के, और ब्रेथ है सांस। तो मतलब जब हम हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, ऐसे एकदम से कोई बोले एंड द विनर इज, एंड यू ऑल हैव योर बेटेड ब्रेथ, यानी आपकी सांस आप बिल्कुल रोक लेते हो कि कौन होगा। सो इट मींस व्हेन यू आर इनटू फुल एक्साइटमेंट, विद ग्रेट एक्साइटमेंट, जैसे वी वेटेड पेशेंटली, या फिर वी वेटेड फॉर द रिजल्ट्स विद बेटेड ब्रेथ। इट मींस कि पूरा अच्छे से ईमान मतलब एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश में और पूरी बेचैनी के साथ, राइट। तो ये हमारा इडियम है। नेक्स्ट चलते हैं टर्न टर्टल। टर्न टर्टल मतलब जैसे अपसाइड डाउन हो जाना, कि अभी आप पेट के बल हो, फिर आप अपनी पीठ के बल हो गए। सो अगर मैं आपको बोलूं कि ही टर्न्स टर्टल व्हाइल स्लीपिंग, इट मींस अपसाइड डाउन, ठीक है। वैसा ही एक और होता है टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी का मतलब ये होता है क्या, मैं एक बार क्लियर लिख देती हूँ। TOPSYTURVY। टॉपसी टर्वी मतलब उबड़ खाबड़ सिचुएशन, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है एक बारी, तो पता होना चाहिए टॉपसी टर्वी। कंप्लीट कंफ्यूजन, अपसाइड डाउन जिसको बोलते हैं, अपसाइड डाउन या फिर कंप्लीट कंफ्यूजन। अंडर अ क्लाउड एक होता है, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर होता है बीमार होना, जैसे आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम अंडर द वेदर, फीलिंग सिक, फीलिंग इल, आप बीमार हो। लेकिन एक होता है अंडर अ क्लाउड, जिसे हम बोलते हैं कि ना द पुलिस इज केप्ट हिम अंडर अ क्लाउड, मतलब अंडर सस्पिशन, शक की निगाह में। उसको बोलते हैं कि ये जो है इस पे सबको शक है। टू मोर इडियम्स। द टॉप ब्रास, इसका मतलब होता है पीपल ऑफ द हाईएस्ट रैंक, और जो ऑर्डिनरी आम जनता होती है उसको हम बोलते हैं रैंक एंड फाइल। टॉप ब्रास मतलब हाईएस्ट क्वालिटी, जो लोग सबसे हाईएस्ट दर्जे के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, the top brass, and rank and file is ordinary people. In fact, there is one more, all and sundry। all and sundry इसका मतलब भी क्या होता है, everyone, सभी लोग। क्लियर है। लास्ट इडियम जो हम करेंगे विच इज द 3 R's। अब 3 R's यानी वो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाले नहीं। 3 R's इडियम में होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ये सबसे ज्यादा to be wise or to be literate, you need to know the 3 R's, which is reading, writing, and arithmetic. And with this, we are done with the 100 idioms you must know. If you want more such variations on idioms, if you want more of such videos, and please write down in the comment section. Make sure कि आप वीडियो को लाइक करें, मैंने इतना मेहनत करा है तो प्लीज कमेंट भी डालिए अच्छा सा कोई। टेलीग्राम इंग्लिश विद वसुंधरा पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। And I'm going to see you next time. Thank you so much, everybody. Good luck, take care, and keep practicing.